वेलकम फ्रेंड्स। मैं दिनेश मिश्रा नोवो केम से आज फिर हम आपके संग जुड़ रहे हैं एक नए सब्जेक्ट को लेके डिटर्जेंट केक और डिश वॉश टब बिजनेस के बारे में। तो कुछ हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चंस रेज किए थे, उस क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंपाइल किया है और कंपाइल करके आज उसी के ऊपर हम लोग सवाल जवाब करेंगे और आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन आए जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि मेजर थिंग्स टू कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग डिटर्जेंट केक प्लांट। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए डिटर्जेंट केक या डिश वॉश टब का प्लांट लगाने के पहले। देखिए, कभी भी जब आप प्लान करते हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए कि डिटर्जेंट केक या डिश वॉश बार या टब आपको बनाना है, तो उसमें सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी मार्केट कौन सी है, आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं। वो आपकी रूरल मार्केट है या अर्बन मार्केट है, वहाँ पे आपके कंपटीटर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपके सेल हो रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है और उनकी एमआरपी क्या है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइसेस क्या हैं, रिटेल प्राइसेस क्या हैं और उसके अंदर आपको किस तरह की मार्जिन मिल सकती है। उसके अलावा आप इसके बारे में देखिए कि जो आपका एरिया है जहाँ पे आप काम करने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस क्या क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का आप मेथड किस तरह से रखेंगे। तो आप मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को, पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को और उसके साथ साथ जहाँ पे आप फैक्ट्री अपना सेटअप करेंगे, तो उस फैक्ट्री सेटअप के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपकी लोकेशन, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो दूसरा क्वेश्चन आया है वो है डिटर्जेंट केक या डिश वॉश टब, इन दोनों बिजनेस में से कौन सा बिजनेस सेल्स पॉइंट्स के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। अगर हम दोनों को, अगर डिटर्जेंट केक और डिश वॉश टब, जैसे आप इसको अगर देखें तो इसमें डिटर्जेंट केक जो होता है वो मेनली कपड़े धोने के लिए यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा रिन का या फेना या व्हील के डिटर्जेंट केक आते हैं जिनसे कपड़े धोए जाते हैं। और जो डिश वॉश बार या डिश वॉश टब होते हैं वो बर्तन धोने के यूज में आते हैं। तो वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो डिश वॉश बार या डिश वॉश टब है इनकी सेल कंपेयर टू डिटर्जेंट केक ज़्यादा है। लेकिन अगर आप प्लांट अपना लगाते हैं तो उस प्लांट के अंदर आप दोनों ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। और अगर आप रेशियो वाइज अगर वर्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि 70 to 60% आपका डिश वॉश बार और टब जो बर्तन धोने के लिए, यूटेंसिल वॉशिंग के लिए है, उसकी सेल होगी और अराउंड 30% आपका डिटर्जेंट केक जो आपका कपड़े धोने के यूज में आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन जो व्यूअर्स ने दिया है कि कौन कौन सी मशीनरी डिश वॉश टब और डिटर्जेंट पाउडर को बनाने के लिए चाहिए और उसका मिनिमम बजट क्या होता है। डिश वॉश बार या डिटर्जेंट केक बनाने के लिए आपको जो पहली मशीन चाहिए वो सिग्मा मिक्सचर है। वो आपके स्क्रीन पे उसका फोटोग्राफ अभी आपको दिख जाएगा, सिग्मा मिक्सचर। दूसरा जो प्रोडक्ट है, मशीन है, वो आपका है एक एक्सट्रूडर, जिससे कि आप अपने जिस तरह की भी साइज़ में आपको चाहिए डिटर्जेंट केक या टब, उस एक्सट्रूडर के अंदर डाई लगा के आप उसको निकाल सकते हैं। तीसरी जो मशीन इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी वो आगे आपकी लगेगी टब या बार कटिंग मशीन, क्योंकि जो लंबे डंडे आपके केक के निकलेंगे या टब के निकलेंगे उसको आपको अलग अलग साइजेस के हिसाब से 200 ग्राम या 400 ग्राम से 600 ग्राम के हिसाब से आपको कटिंग करनी होगी। तो इसके लिए आपको एक कटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अगर जो डिटर्जेंट केक या डिश वॉश बार है तो उसको आपको पैकेजिंग के लिए आपको पैकेजिंग मशीन भी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप पेपर पैकेजिंग करते हैं तो उसकी मशीन काफ़ी कम प्राइस में आती है, और अगर आप पाउच पैकेजिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की पैकेजिंग के अंदर बार या टब डिटर्जेंट डिश वॉश बार या डिटर्जेंट केक पैक होती है, तो उसकी मशीन थोड़ी कॉस्टली आती है। मिनिमम कॉस्ट की अगर हम बात करें तो आप मान के चले कि मिनिमम अराउंड 4 लाख से 4.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी आती है बार और टब की मशीन लगाने के लिए। चौथा क्वेश्चन जो व्यूअर्स ने दिया है वो है डू आई नीड टू बाई, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि उन्हें क्या अलग अलग मशीन खरीदने की ज़रूरत है केक और डिश वॉश टब के लिए। मतलब डिटर्जेंट केक या डिश वॉश टब बनाने के लिए क्या अलग अलग मशीन खरीदने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है, एक ही मशीन के अंदर आपका कपड़े धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन और बर्तन धोने का टब आपका एक ही मशीन के अंदर, एक ही सेट के अंदर आपका बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन जो बायर्स के आए हैं वो है
इज देयर एनी टेक्निकल एंड केमिकल क्वालिफिकेशन और नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग दिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पूछ रहे हैं कि आपको क्या कोई टेक्निकल या केमिकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड रहेगी इस बिज़नेस को चालू करने के लिए। कोई टेक्निकल या आपको केमिकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो आपको फॉर्मुलेशन के बारे में और उसके प्रोसेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आप किसी भी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं या आप हमारी कंपनी नोवोकेम को भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ऑफ़र करेंगे कि इस डिटर्जेंट केक या डिश वॉश बार को कैसे बनाया जा सकता है। और अलग अलग रेंज की जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक्सपर्ट, व्हील, घड़ी या सर्फ एक्सेल टाइप का आप डिटर्जेंट केक कैसे बना सकते हैं, या एक्सो या विम के टाइप का आप डिश वॉश बार कैसे बना सकते हैं। तो उसकी पूरी फॉर्मुलेशंस, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस का गाइडेंस हमारी कंपनी आपको देगी। तो आपको इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए हम लोग आपको हेल्प करेंगे। 6th क्वेश्चन आ रहा है, इज ए एनी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डिटर्जेंट केक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कोई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है डिटर्जेंट केक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। बेसिकली आपको जो रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो आपका ब्रांड होगा जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसका ट्रेडमार्क करवाइए। और ट्रेडमार्क करवाने के बाद उसकी प्रिंटिंग और डिजाइनिंग के ऊपर आपकी वर्किंग होगी। और उसके बाद फिर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो जो जीएसटी नंबर लेंगे उसके अंदर आप मेंशन करें कि आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। और अगर जो आपका कोई भी नगर पालिका हो या मान लीजिए पंचायत हो या मान लीजिए कोई म्यूनिसिपैलिटी हो या कोई और इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, वहाँ पे आप जब इनको इन्फॉर्म करेंगे तो कई जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका आपको कुछ लाइसेंस देती है, जो कि मैंडेटरी नहीं है इस बिज़नेस को चालू करने के लिए। लेकिन अगर इस तरह का कुछ हो तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरह की चीज़ें चलती हैं, तो आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बेसिकली केवल 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक आपका ट्रेडमार्क और दूसरा आपका रिक्वायरमेंट है आपका जीएसटी नंबर इस बिज़नेस को चालू करने के लिए। 7वां क्वेश्चन जो आया है वो है, हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड टू सेटअप मशीन एंड स्टोर केमिकल फॉर डिटर्जेंट केक और डिश वॉश बार प्लांट। कितना स्पेस चाहिए, कितनी जगह चाहिए आपको इस मशीन को सेटअप करने के लिए और केमिकल स्टोर करने के लिए। बेसिकली इस सवाल का जवाब इस चीज़ में छुपा है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो आपको जगह बड़ी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी मशीनरी का सेटअप और प्रोडक्शन का सेटअप लगेगा। अगर जो आपका छोटा प्लांट है तो उसके लिए आपको कम जगह चाहिए। बट अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटा प्लांट जो इनिशियल प्लांट आप लगाते हैं तो आप 2000 स्क्वायर फीट के अंदर आप अपना काम चालू कर सकते हैं। 2000 स्क्वायर फीट के अंदर आपके वर्किंग चालू हो जाएगी। 8वां क्वेश्चन है, हाउ मच यू चार्ज फॉर कंसल्टेशन ऑफ एनी बिजनेस आइडिया एंड ट्रेनिंग। हमारी कंपनी कंसल्टेशन के लिए और बिजनेस को चालू करने के लिए और पैकेजिंग सॉल्यूशन, कैसे आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, इन सारी चीज़ों के नॉलेज के लिए हम लोग जो कंसल्टेशन चार्ज करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। तो एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे और आप हम लोगों से डिस्कशन करेंगे तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम आपको इसके बारे में बता सकते हैं। 9th क्वेश्चन आ रहा है, आफ्टर बाइंग मशीन एंड केमिकल फ्रॉम नोवोकेम व्हाट वुड यू सपोर्ट इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम विथ मशीन एंड प्रोडक्शन। जब आप हमसे मशीन और केमिकल्स परचेज करते हैं तो जो भी हमारे बायर्स हैं जो हमसे मशीन और केमिकल्स परचेज करते हैं उनको हम कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट, जैसे आप अगर जो लोअर रेंज का या पॉपुलर रेंज का प्रोडक्ट बनाते हैं और आप प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट बनाते हैं, मीन्स आप समझिए कि आप व्हील जैसा भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप सर्फ एक्सेल जैसा भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दोनों की फॉर्मुलेशन अलग हैं, दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों की प्राइसेस अलग हैं। तो हम आपको पूरी फॉर्मुलेशंस, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस नॉलेज, मशीन के मूवमेंट का नॉलेज, ये सारी नॉलेज हम आपको देते हैं। और कभी भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना हो या किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे इन
केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इन केस ऑफ मार्केटिंग, तो उसमें भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। और 10th क्वेश्चन आ रहा है, कैन आई मैन्युफैक्चर प्रोफेशनल टाइप प्रोडक्ट लाइक बिग कंपनी लाइक रेन टाइड घड़ी एक्सेट्रा विथ फॉर्मुलेशन एंड मशीन यू प्रोवाइड। व्यूअर का क्वेश्चन है कि क्या हम प्रोफेशनल टाइप या हम बिल्कुल सेम उसी जो मल्टीनेशनल कंपनी या जो बिग नेशनल कंपनी हैं, क्या हम उस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं? डेफिनेटली आप बना सकते हैं। आप उनकी तरह की क्वालिटी भी बना सकते हैं और इनफैक्ट आप उनसे बेहतर भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि जो भी फॉर्मुलेशंस हैं, फॉर्मुलेशंस आपको करनी है पॉपुलर या प्रीमियम रेंज के हिसाब से। और जब आप फॉर्मुलेशंस करके और अच्छे केमिकल्स को लेके अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे प्रॉपर फिनिशिंग और पैकेजिंग के संग, तो आपका भी प्रोडक्ट उन बड़ी कंपनियों के बराबर ही दिखाई देगा और बिल्कुल आप कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट केमिकल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट केक एंड डिश वॉश टब। डिटर्जेंट केक और डिश वॉश टब बनाने के लिए जो मेन रिक्वायर्ड आपको प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपको चाहिए सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश जिसको हम जो कहते हैं, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट, लिक्विड और पेस्ट। इसके अलावा आपको क्ले चाहिए, चाइना क्ले आपको चाहिए। इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कैल्साइट कहते हैं। इसके अलावा मार्बल पाउडर या डोलोमाइट। इसके अलावा पॉलीमर्स, कलर जैसे आप ग्रीन या ब्लू यूज करना चाहते हैं तो पिगमेंट ग्रीन, पिगमेंट ब्लू, जैसा भी आप अपने कलर प्रोडक्ट का रखना चाहते हैं। इसके संग आपको चाहिए फ्रेगनेंस। इसके साथ आपको चाहिए सोडियम सिलिकेट और अल्मोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड लाइम। और इसके अलावा अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट और बनाते हैं तो इसके अंदर हम कुछ और अलग अलग टाइप के एनानिक और नॉनानिक सर्फेक्टेंट और भी हम एडिशन करते हैं, जिससे कि आपकी क्वालिटी और बेटर बनती है। इसके अलावा आप सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में बेटर बनाने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपकी फॉर्मुलेशन की रेंज क्या है, आपका बायर कौन है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, एमआरपी, वो सब कैलकुलेशन के हिसाब से फॉर्मुलेशन आपकी अलग अलग बनती है। एक क्वेश्चन और आ रहा है जिसमें है कि हाउ मच प्रॉफिट कैन बी मेड बाय सेलिंग 1 kg और मिड रेंज घड़ी टाइप डिटर्जेंट केक और डिश वॉश टब, कि कोई मैन्युफैक्चरर कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है मिड लेवल या पॉपुलर रेंज के डिटर्जेंट केक या डिश वॉश टब को सेल करके। अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अगर जब आप नया स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली 4-6 महीने तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपका कम आता है, बट लॉन्ग रन में जब आपका प्रोडक्ट और आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो जाती है, मार्केटिंग सेटअप हो जाता है, तो अराउंड 25 to 30% का आपको ग्रॉस मार्जिन आती है। और जो नेट मार्जिन आता है वो आप मान के चलें कि अराउंड 10 से 15% के आसपास। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जिसकी आपकी RM कॉस्ट समझिए 30 रुपये किलो के आसपास आ रही है, तो उसमें करीबन 3 से 4 रुपये पर केजी की आपकी अर्निंग उसके अंदर आपकी आ जाती है। एक क्वेश्चन और आ रहा है, व्हाट अदर थिंग्स डू आई नीड आफ्टर परचेजिंग मशीन एंड केमिकल फॉर दिस बिजनेस। कि आप जब मशीन और केमिकल खरीद लेते हैं तो इसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मशीन और केमिकल के अलावा आपको रिक्वायरमेंट होती है पैकेजिंग के लिए। पैकेजिंग के लिए आप टब बनाते हैं तो आपको प्लास्टिक के टब चाहिए, उसके संग आपको स्क्रबर चाहिए। अगर आप डिटर्जेंट टिकिया और डिश वॉश बार बनाते हैं तो उसके लिए आपको पैकेजिंग के लिए पाउचेस चाहिए या पेपर के पैकेजिंग चाहिए। इसके अलावा आपको कार्टन्स की रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा फिर आपको कोडिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। आपके प्रोडक्ट के ऊपर आप बारकोड रखना चाहते हैं और इसके अलावा जो डिश वॉश बार या टब बनाएंगे उसके अलावा कोई स्टिकर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली मशीन और केमिकल के अलावा आपको पैकेजिंग सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी। और लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बायर का है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सेल योर प्रोडक्ट आफ्टर सक्सेसफुल सेटअप एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। डू नोवोकेम हेल्प मी टू बिल्ड सेलिंग स्ट्रेटेजी और सजेस्ट एनी आइडिया फॉर सेलिंग माई प्रोडक्ट। कि जब सक्सेसफुल सेटअप आपका मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप हो जाता है तो उसके बाद आपको मार्केट में सेल करने के लिए और सेलिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको अगर कोई आइडिया चाहिए तो हमारी कंपनी क्या ऑफ़र करती है। हाँ जी, बिल्कुल ऑफ़र करेगी हमारी कंपनी आपको। और जो सेल करने का जो तरीका होता है बड़ा सिंपल है। आप जहाँ भी अपना सेटअप लगा रहे हैं या जिस एरिया में भी आप सेटअप लगा रहे हैं, इनिशियली आसपास के सर्कल में 50 किलोमीटर के एरिया को कवर कीजिए और वहाँ पे कवर करके और आप
कोशिश करें कि आप डायरेक्ट रिटेलर के पास अपने प्रोडक्ट को लेके जाइए। इनिशियली आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट मत कीजिए, क्योंकि आपकी कंपनी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो उस समय अगर आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो नए प्रोडक्ट को लेके आपसे ज़्यादा मार्जिन भी उसको चाहिए, और आपको पता नहीं चलता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कैसे मूव कर रहा है या उसके बारे में किस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अगर आप डायरेक्टली रिटेलर के साथ टच में रहेंगे तो रिटेलर आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या मार्जिन की क्या सिचुएशन है, या कस्टमर का बिहेवियर आपके प्रोडक्ट के लिए कैसा है। तो आप डायरेक्ट टच कीजिए पहले रिटेलर को, और शुरू के 2-4-6 महीने आप अगर जो करेंगे तो उसके बाद फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके एरिया के हैं वो खुद ही आपको कांटेक्ट करना चालू कर देंगे कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे दीजिए। तो पहली स्ट्रेटजी आप रखिए फैक्ट्री टू डायरेक्ट रिटेल, और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको अपनी गाड़ी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि आप भिजवा पाएँ। दूसरी स्ट्रेटजी रखिए कि आप अपने बिज़नेस के, अगर जो मान लीजिए आपका छोटा बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस के पहले सेल्समैन खुद ही हैं, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपको मार्केट में जाकर जब आप अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस तरह के क्वेश्चंस आपको रिटेलर पूछता है। तो जब आप समझेंगे तो उसके बाद जब भी आप किसी भी मार्केटिंग के या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आप हायर करेंगे तो आप उनको अच्छे से गाइड कर पाएंगे और अच्छे से आप उनको नॉलेज दे पाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप रखें तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी एरिया आपने डिसाइड करी है तो सेल्समैन आपका अगर वीक में 6 दिन का वर्किंग है तो 6 दिन में वो अलग अलग एरिया के अंदर वर्किंग करता है, अलग अलग रिटेलर्स जाकर मिलता है। उसके बाद आपका सेल्समैन कैसे वर्किंग कर रहा है तो उसके लिए आप सेल्स फोर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे और आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। और इसके अलावा फिर स्कीम्स पे वर्किंग आप कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आप डिश वॉश टब बेच रहे हैं और आप चाहते हैं डिटर्जेंट केक आपने नया लॉन्च किया या डिटर्जेंट, तो आप डिश वॉश टब के साथ डिटर्जेंट केक फ्री कर सकते हैं, स्कीम दे सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की स्कीम्स भी बनानी पड़ेगी, और इसके संग कुछ शॉप्स के ऊपर आप स्टिकर्स, होर्डिंग, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप करें, छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट्स करें और रिटेलर से बात करें कि उनको किस तरह का सपोर्ट चाहिए। तो इससे क्या है कि आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप अपनी स्ट्रेटजी बेटर वे से बना पाएंगे। और ये काफ़ी लंबा एक डिस्कशन है और लंबी प्लानिंग है। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको खुद ही धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपके सामने चैलेंजेस क्या हैं और उस चैलेंजेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग नोवोकेम इंडिया, हमारा यूट्यूब चैनल। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल और वीडियो देखिए और बेल आइकन को भी दबाइए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नए वीडियो आपके पास रेगुलर आते रहें, और अगली बार हम आपके सामने कुछ और नया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।